तो शहर की सरकार की तरफ एक और कदम आज बढ़ा दिया जाएगा, कहा यह जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आज शाम 7 बजे यानी कि सिर्फ आधे घंटे बाद निकाय चुनाव का रास्ता जो ऐलान है वो होगा और रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तारीखों का ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि यूपी में निकाय चुनाव 3 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे और 1 मई से निकाय चुनाव की शुरुआत हो सकती है। ये तमाम खबर आ रही है और ये भी जानकारी आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो सकती है, जैसा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था। दूसरे चरण में पूर्वांचल में चुनाव होंगे और इस तरह से वोटिंग संभव है। हर चरण में 6 से 8 मंडलों में चुनाव संपन्न कराए जाने की जानकारी आ रही है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कानपुर से बने हैं। हमारे तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से और बीएसपी से। नितिन, आपके पास आती हूं मैं। मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव की भी शुरुआत होगी, जैसा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। वहां की तैयारी, वहां के राजनीतिक दलों की तैयारी और साथ ही लोगों के मुद्दे बताएं। देखिए, अगर हम बात करें तो जो नगर निगम है उसका चुनाव जैसा आज शाम उसको घोषणा होगी और उसके बाद जो है नगर की जो सरकार है उसके लिए तैयारियां तेज हो जाएंगी। तो कहा जा सकता है कि जो मथुरा में है तैयारियां पूरी हैं। अगर बात भारतीय जनता पार्टी करें तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी लगातार जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार है उसके द्वारा लगातार जो नगरवासी हैं उनके लिए तमाम योजना यहाँ पर कार्य कर रही हैं, तमाम विकास की योजना कार्य कर रही हैं। लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और जो विकास योजना है उनको धरातल पर जो है अमली जमा पहनाने के लिए जो अधिकारी उनको दिशा निर्देश देते हैं। और लगातार अगर कहा जाए तो जो विकास योजना है जो श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई जा रही है उनको धरातल पर साकार किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की उसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। और सबसे ज्यादा अगर दावेदारों की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो है मैं सबसे ज्यादा दावेदार नगर निगम के जो मेयर हैं उसके लिए माने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अन्य जो दल हैं उनको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके द्वारा लगातार धरातल पर काम किया जा रहा है। बड़ी बारीकी जो आपने इतने विस्तार से चीजों को रखा है। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से हैं। अमित, कई सालों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बड़ी बारीकी समझते हैं आप कानपुर और आसपास के निकाय कि इस बार का दंगल कितना दिलचस्प होने वाला है और कानपुर में निगम का दंगल क्या नए समीकरण पैदा कर रहा है। और इस बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, हम आपको बता दें। बड़ी खबर है, 3 चरणों में चुनाव संपन्न है और 1 से 15 मई के बीच चुनाव हो सकते हैं। हर चरण में 6 से 8 मंडल में चुनाव हो सकते हैं, यह खबर आ रही है। जी अनुपम, आप बात पूरी कीजिए। आप बिल्कुल अमित के साथ मैं बातचीत कर रहा था। अमित के पास ही चलेंगे। अमित गंजू हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बताइए। देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर बड़ी खबर की ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे, जिस बात का अंदेशा लगातार न्यूज 18 जता रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में, यानी कि जो कयास लग रहे थे उस पर अब मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 28 मिनट बाकी और उससे पहले ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। न्यूज 18 यहां पर बड़ी जानकारी दे रहा है। 2 चरणों में, यानी कि 2 चरणों में ही निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ये जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सिर्फ 27 मिनट का वक्त बचा है। 27 मिनट बाद आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उससे पहले इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, 2 चरण में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न होंगे। यह इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। कानपुर का रुख करेंगे। अमित गंजू हमारे साथ है। अमित, 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे, कानपुर का समीकरण क्या कह रहा है इस बार? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 110 यहां वार्ड है। सबसे ज्यादा फोकस लोगों का यहां रहेगा, क्योंकि अगर बात की जाए ये महिला सीट है और इस बार अभी जब तक डेट्स नहीं आई थी 103 लोगों ने अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में की है। और सब रिनाउंड वो लोग हैं, महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी दावेदारी की है। और इन सब के बीच अगर बात की जाए 77 पे भाजपा का कब्जा अभी तक था और इनके लिए 2800 से ज्यादा दावेदार हैं। तो कहीं ना कहीं सबका फोकस
इस वक्त एक खिंचाव है कि हम अब किस तरह लगाएं। कानपुर की जो सीट्स हैं, अगर हम बात की जाए इन 110 में, कानपुर के काकादेव, पांडवनगर, शारदानगर, गीतानगर, इंद्रपुरी, चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेचबागे से तमाम क्षेत्र हैं, तमाम वार्ड हैं जहां पे पिछले एक सप्ताह और 10 दिन से दावेदारों की एक लंबी कतार भाजपा कार्यालय पे देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की तो वहां कार्यालय पे इक्का दुक्का ही व्यक्ति कहीं ना कहीं, बात की जाए समाजवादी पार्टी तो 15 से 20 या 30 आदमियों की भी भीड़ उस कार्यालय में देखी जा सकती है। यानी सबसे ज्यादा जो फोकस है आज की सबसे अहम और बड़ी खबर बेनका रोकेंगे, इस वक्त हमारे पास अहम जानकारियां आ गई हैं। आपको बता दें कि जो जानकारियां हमारे पास है, आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यहां पर जानकारियां 9 मंडल सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी, ये 9 मंडल हैं। यहां पर पहले फेज में यानी कि 2 फेज में जो इलेक्शन होना है निकाय चुनाव का, सबसे बड़ी जानकारी यहां पर हम दर्शकों तक दे रहे हैं। मंडल का नाम बता रहे हैं, ये 9 मंडल पहले फेज के कौन से हैं, आप नोट कर लीजिए। जो लोग घर पर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं, अगले कुछ मिनटों में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि आपके जिले में कब वोटिंग होने वाली है, आपके नगर निगम में कब वोट पड़ेंगे, आपके नगर पालिका में कब वोट पड़ेंगे। पूरी जानकारी हमारे पास, हम आपको बताएंगे कि आखिर सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी, ये 9 मंडल हैं, इनमें पहले फेज में वोटिंग होगी। तो जानकारी हमें मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और द्वितीय चरण यानी कि दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, ठीक है अनुपम, बड़ी जानकारी इस वक्त आप दे रहे हैं। शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं, शबाब, अब खबर आ रही है 2 चरण में और हर चरण में 9 मंडल में चुनाव होंगे। आप इस वक्त चुनाव आयोग के दफ्तर में मौजूद हैं, क्या और जानकारी आपके पास? तो शबाब का रुख करेंगे, अनुपम भी जानकारी दे रहे हैं। रंजीत का रुख कर लेते हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। रंजीत, यहां पर क्या तैयारी, क्या सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? अब तो तारीखों का ऐलान हो जाएगा, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लगभग 24 मिनट का वक्त बचा है, तो यहां पर तैयारी कैसी दिख रही है, मुद्दे क्या होंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही है, ज्यादा से ज्यादा 24 मिनट का वक्त बचा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ की जनता काफी उत्सुक थी। 11,33,000 वोटर है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, जिसमें मैं आपको बता दूं अलीगढ़ में 1 नगर निगम है, 15 नगर पंचायत है और 2 नगर पालिका है। अतरौली नगर पालिका काफी अहम मानी जाती है, जो कि कल्याण सिंह बाबूजी का गढ़ भी है और गृह क्षेत्र भी है। जो नगर पंचायत की बात करूं तो सबसे जो अहम नगर पंचायत है वो छर्रा विधानसभा की पड़ती है, जिसमें छर्रा नगर पंचायत है, 19,000 वोट है वहां पर। तो मैं आपको अहम जानकारी यहां पर ये बता दूं, ये नगर पंचायत जो है ये अभी हाल में ही जुड़ी है। अलीगढ़ में 11,33,503 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मोहम्मद शबाब का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। शबाब, आप इस वक्त दफ्तर के पास ही मौजूद है, दफ्तर में मौजूद है, वहां हलचल बढ़ गई है क्योंकि ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस वक्त जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जो है वो 2 फेजेस में ही महज होंगे। जो अब तक चल रही थी कि 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, वो क्लियर है। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव होंगे, 9 मंडल होंगे हर एक चरण में। पहले 9 चरण जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी है। जबकि दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर है। यानी कि 18 मंडलों को 2 तारीखों में तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया है और 2 फेजेज में ही उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव होंगे। काम राज्य निर्वाचन आयोग का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ ही जो मतदान की तारीख है वो भी जो है वो 4 मई बताई जा रही है कि 4 मई को पहले चरण में पोलिंग होगी, जबकि 11 मई को दूसरे चरण में पोलिंग रखी जाएगी। अभी तक जो हमारी सूत्र हैं वो खबरों को बता रहे हैं कि अधिसूचना आज जारी हो जाएगी, उसके बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का जो समय है वो 11 मई से शुरू होगा, जो 17 मई तक जाएगा। उसके बाद 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों अप्रैल की माफी चाहूंगा 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। फिर उसके बाद 24 अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे लोग। 21 अप्रैल को जो सिंबल है उन्हें बांटा जाएगा और 4
मई को पहले चरण का मतदान होगा और जबकि 13 मई को मतगणना होगी। ठीक इसी तरह दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, जबकि 13 मई को एक साथ मतगणना होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अब से थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास बिल्कुल पुष्ट खबर है। पुष्ट खबर यही है कि 2 चरणों में उत्तर प्रदेश शबाब आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से इन तारीखों के बारे में बताएं। एक एक तारीख, किस तारीख को नामांकन, कब नॉमिनेशन वापस लेना है, कब स्क्रूटनी होगी, कब इलेक्शन होंगे, एक एक तारीख हमारे सहयोगी शबाब बता रहे हैं। एक बार फिर से ये सभी तारीखें बताएं, नोट कर ले सभी कि किन के जिले में कब इलेक्शन होने वाला है। आप बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो तारीखों का ऐलान सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर पहले चरण की बात करें हम, तो पहले चरण में जो नामांकन शुरू होने की तारीख है वो 11 अप्रैल है, यानी कि 11 तारीख से लोग अपना नामांकन की तिथियों को वो कर सकेंगे। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक लोग अपना नामांकन कर सकेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक लोग पहले चरण में अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दूसरे चरणों में नामांकन लोग जो है वो अपना दाखिल कर पाएंगे। इसके बाद 18 अप्रैल को पहले चरण के नामांकन पत्रों की जो है वो जांच होगी। उसके बाद 25 अप्रैल को दूसरे चरणों की नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अप्रैल तक लोग अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले फेज में 4 मई को चुनाव होगा, जबकि दूसरे फेज में 11 मई को चुनाव होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और एक साथ 13 मई को काउंटिंग होगी सभी सीटों की। अब ये पूरी तरह से कंफर्म है शबाब या संभावित है जो तारीख आप बता रहे हैं? जी, ये पूरी तरह से कंफर्म है जो तारीखें आप बता रहे हैं या संभावित है? बिल्कुल देखिए, इन्हीं तारीखों पर चुनाव होगा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। 2 फेजेज में नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे और 9 मंडलों को जो है वो रखा गया है। दोनों ही ठीक है, शबाब बने रहे हमारे साथ, शबाब बने रहे हमारे साथ। ठीक है, तो इस वक्त की बड़ी खबर शबाब को हमारे दर्शक देख भी पा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जो चुनाव आयोग के दफ्तर में है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से 21 मिनट पहले शबाब ने उन सभी तारीखों की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। कब नॉमिनेशन फाइल होना है, कब स्क्रूटनी होनी है, कब इलेक्शन होना है और 13 मई को काउंटिंग होगी। दोबारा शबाब के पास चलती हूँ। शबाब, आपके पास आती हूँ। आपने पूरी तारीख 21 मिनट पहले ही बता दी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, अभी हम आपको देख पा रहे हैं। और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल देखिए, बस अब ऑफिशियली चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है, जब राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 राज्य निर्वाचन अफसर जो है वो शामिल रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार जी के अलावा संयुक्त निर्वाचन आयुक्त सुधा वर्मा जी, इसके अलावा मुख्य चुनाव अधिकारी SK सिंह साहब, उनके अलावा एक और अफसर हैं चुनाव आयोग के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग रहेंगे। और 2 चरणों में चुनाव के तारीखों को रखा गया है। 9 मंडल जो है वो दोनों ही चरणों में रखे गए हैं और वहां की हलचल भी एक बार दिखाएं। बता रहा हूं, हलचल देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लिहाजा हलचल यहां पर किसी तरह की वैसी नहीं है। मेन का अब राज्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो पत्रकार हैं वो इंतजार कर रहे हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो मैं तारीखें बता रहा हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। 11 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगी और ये जो है 17 तारीख तक पहले फेज में चलेगी और 17 तारीख से 24 तारीख तक दूसरे फेज में नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद पहले फेज में 18 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 24 अप्रैल तक अपने नामांकन पत्र जो है वो प्रत्याशी वापस ले सकेंगे। 21 अप्रैल को उनका प्रतीक आवंटित होगा, यानी कि जो सिंबल उनको आवंटित किए जाएंगे वो 21 अप्रैल को आवंटित किए जाएंगे। 4 मई को पहले फेज का मतदान होगा और 11 मई को दूसरे फेज का मतदान होगा, जबकि 13 मई को मतगणना होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 फेजेस में होंगे और तारीखें न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है।
अब इसी के साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी उत्तर प्रदेश में ऐलान हो जाएगा। 7 बजे से उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। अब सीधे तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो सीधे तौर पर बढ़ गई हैं और अब राजनीतिक पार्टियों के सामने बड़ी जो है वो तैयारियों को अमली जामा पहनाए जाने की समय है। और राज्य निर्वाचन आयोग भी बहुत दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ था, लगातार वो इस कोशिशों में था कि किस तरह के चुनाव को बेहतर कई कराया बार जाए। अटकने के बाद आखिरकार वो तारीख आ गई जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। आप बने रहे हमारे साथ, हमारे और भी सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रशांत बरेली से हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। इससे पहले कि हम बीजेपी, एसपी और बीएसपी के पास चले, उनसे भी लगातार चर्चा चल रही है। प्रशांत, बरेली का बता दें, वहां का भी हाल बता दें। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो भाजपा का मेयर अभी मौजूदा सीट पर यहाँ बने हुए हैं और साथ ही उमेश गौतम यहाँ से मेयर हैं। और अगर बात बरेली की जाए तो यहाँ 80 नगर पालिका वार्ड है, साथ ही 15 नगर पंचायत है और साथ ही 6 नगर पालिका है और 80 जो नगर पालिका वार्ड बने हुए हैं, उन वार्डों पर ज्यादातर भाजपा के पार्षदों का कब्जा है। साथ ही जिस तरीके से लगातार स्मार्ट सिटी में बरेली शामिल होने के बाद लगातार विकास कार्य भी चल रहे थे, तो वहीं जो भाजपा के वहां लोकल नेता हैं वो भी काफी विकास का दावा करते हैं। लगातार जिस तरीके से वहां पूरा इलाका जो शहरी इलाका है वो नगर निगम के क्षेत्र में काफी विकास का दावा जो वहां के लोकल नेता है वो करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सीट सामान्य है और अब की बार मेयर पद का दावेदार कौन होगा ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथ ही जिस तरीके से जो नगर पंचायत है वहां भी ज्यादातर भाजपा का कब्जा है और नगर पालिका में भी ज्यादातर भाजपा के प्रत्याशियों का कब्जा रहा है। अब देखना होगा कि अब की बार किस तरीके का बरेली में बनता है। बिल्कुल, और चुनौती भी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी यही होगी कि किसे वो खुश करें और किसे मायूस करें। रमाकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमाकांत जी, आपने भी सुना, हमारे तमाम सहयोगी जो अलग अलग जिलों से मौजूद है, अलग अलग मंडल से मौजूद हैं, उनका कहना है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर कतार ज्यादा है, लंबी है टिकटों की दावेदारी को लेकर। ऐसे में किसे खुश करेंगे, किसे उदास करेंगे? 2024 भी सामने है, तो मायूसी भी मोल लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए मेनका जी, निश्चित तौर पर इतनी बड़ी पार्टी है तो निश्चित तौर पर दावेदारी भी तो बहुत ज्यादा ही होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने संवेदनशील और संजीदा हैं जो उनके अपने व्यक्ति जी जी रमाकांत जी, रमाकांत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई टेक्निकल इशू है। दोबारा आपके पास लौटूंगी, इससे पहले अशोक जी का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, अब तो फाइनल घड़ी है, अब तो जुट जाना है। मुद्दे आपने 3 क्लियर कर लिए हैं, ठीक है ठीक है। रमाकांत जी की आवाज दोबारा आने लगी है। रमाकांत जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी 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 मेनका जी, तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपने आप को केवल पार्टी के लिए समर्पित है और जो भागीदारी है निश्चित तौर पर उनकी पार्टी में भागीदारी भी उसी तरह से है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता कहीं भी टिकट के लिए कहीं पे भी इस तरह के असंतुष्ट वाली भावना तो कह रही है, बीएसपी कह रही है कि हमने थॉट्स अपने क्लियर कर लिए हैं, हमने तो कैंडिडेट्स भी बता दिए हैं, सब अपनी अपने इलाके में मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी अभी भी कंफ्यूज है। देखिए इस तरह से, देखिए उम्मीदवारों का लिस्ट पहले आपने अगर कर दिया, ऐलान कर दिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि पार्टी और संगठन के लिए काम करना और जनता के लिए काम करना, अपने क्षेत्रों में जाकर के जनता के लिए काम करना, जो जनता के लिए काम करके आएगा उसे ही चुना जाएगा। पार्टी किसको टिकट देती है नहीं देती है, मुझे लगता है कार्यकर्ता इतने समझदार हैं, इतने समझदार व्यक्तित्व के हैं जो कि अगर नहीं भी टिकट मिलता है तो पार्टी और संगठन के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। इसीलिए ये इतनी बड़ी पार्टी है जो कि हम देखते हैं जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि हमारी दावेदारी और सुनिश्चित हो जाती है जब हम आपका देखते हैं जो कि कार्यकर्ता संगठन के प्रति बहुत ही दायित्ववान होते हैं
तो इस तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं असंतुष्टि वाली भावना नहीं आएगी। ठीक है, विजय मिश्रा जी का रुख कर लेती हूँ, बीएसपी से हमारे साथ हैं विजय मिश्रा जी। राजभर जी की ओर से, ओम प्रकाश राजभर जी की ओर से बहुत कोशिश की गई कि बीएसपी जरा उनको भाव दे, अपने साथ ले ले। जब ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो आज वो कह रहे हैं कि बीएसपी को कोई पूछने वाला तक नहीं है। राजभर कह रहे हैं कि हम तो चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस को कोई पूछने वाला तक नहीं। अच्छा बताइए, राजभर जी को अगर हम पूछ लेते तो हमारी बड़ाई करते, हो सकता है शाम को कुछ और मिलता तो दूसरे बड़ाई करते। राजभर जी केवल अपनी बिरादरी अकेले बचे हैं, उनको यही नहीं पता कि सारा राजभर उनके साथ है ही नहीं। जो राजभर समुदाय है, राजभर बिरादरी है। और दूसरी बात, अभी रमाकांत जी कह रहे थे कि भीड़ ज्यादा, ये जनता के साथ भी धोखा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ता के साथ भी धोखा ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने सबको भेज दिया मैदान में, जाओ आप होर्डिंग लगाओ, बैनर लगाओ, घूमो, लेकिन टिकट उन्हीं को देंगे जो ज्यादा पैरोकारी कर लेगा, जो ज्यादा मंत्री विधायक के करीब रहेगा। ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी कल के बाद धोखेबाजी करना शुरू कर देंगे। हमने तो 1 महीने पहले जब पिछली बार सूचना लगी थी तब भी से हम लोगों ने टिकट देने शुरू कर दिए, प्रत्याशी बनाए, लेकिन जब सीटों में अंतर आया, कहीं की सीट सामान्य से पिछड़ी हुई, पिछड़ी से अनुसूचित जात हुई, तो उन्हीं सीटों पर हमने बदलाव किया। हमने किसी भी अपने कार्यकर्ता के साथ धोखा भी नहीं किया। हमने कह दिया आप जाइए मेहनत करिए, चुनाव लड़िए, चुनाव में जनता अगर आपको मत देती है आप चुनाव जीत के आएंगे। लेकिन बीजेपी के पास और समाजवादी के पास अभी भी कैंडिडेट नहीं है, ये कंफ्यूज है, हम टिकट किसको दें। रुकिए, रमाकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार जरा। रमाकांत जी बताइए। अनुपम जी देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है जो कि अपनी पार्टी से ज्यादा इनको दूसरे की पार्टी की चिंता है। मुझे लगता है हमें चिंता नहीं है, चिंता आपको है। नहीं, 2017 का रिजल्ट हम लोगों के सामने में है, जो किस तरह से भाजपा ने अपने आप को, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो, चाहे नगर पंचायत हो, हर जगह अपने परचम लहराए हुए थे। हमने देखा था 3 फेज में चुनाव हुए थे, जिसमें पहले 24 जिले, फिर उसके बाद 25 जिले, फिर 26 जिले। हर जिले में जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से चुनाव हुआ था, उसमें हमने हर जगह अपने प्रत्याशी को जीत करके लाए और प्रत्याशी हमारे पास जीत करके आए। निश्चित तौर पर जो जनता के लिए बता रहे हैं, देखिए आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इस तरह के आरोपों का मतलब क्या है? फिर क्या मतलब, मैं कह रहा हूं ना, 2017 का जो चुनाव हुआ था निकाय का, उस समय के वीडियोज हो, आपके पास फुटेज हो, देखिए। उसके बाद भी हम लोग 2 मेयर हमारे जीते। उस तानाशाही सरकार में, उस गलत दुरुपयोग मशीनरी का होने के बाद भी हमारे 2 मेयर चुनाव जीते। और आज ये अपना कैंडिडेट की सरकार है, केंद्र में है, प्रदेश में है, ये अपने उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जाए? इसका मतलब अभी भी इनके मन में केवल वही रवैया है, मैं जिसको टिकट दे दूंगा उसको चुनाव जिता के लाऊंगा। इनको जनता पर भरोसा नहीं रहा। ठीक है, अशोक जी का रुख कर ले, बहुत देर से हमारी बातों को सुन रहे हैं। अशोक जी, क्या आप भी ये आरोप लगा रहे हैं जो विजय मिश्रा ने लगाया कि मशीनरी का दुरुपयोग? पहले से समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती रही है, क्या इस बार भी आप ये बात कहेंगे? डर है आपको इस तरह का? ये आरोप बहुत पुराना है और ये सिद्ध आरोप है, इसमें कोई कहीं से दो राय नहीं है। जब आप देखती हैं कि जब चुनाव आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद को एक व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसको वीआरएस दिलवा करके किस तरह से उसको आनंद फानंद में एक चुनाव आयुक्त की कुर्सी बैठा दिया जाता है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। तो इस तरह की चीजें जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो इसमें आरोप लगाने का सवाल है। अशोक जी, जो आरोप आपने लगाए, इन आरोपों को लेकर अदालत का रुख किया आप लोगों ने, या सिर्फ मीडिया में कहने के लिए? अदालत ने उसके, देखिए इस तरह की चीजों पे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ये लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, तो बाकी की क्या औकात है? आप देखेंगे हर महीना 2 महीना पे सुप्रीम कोर्ट इनको तमाशा मारने काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। अभी मीडिया 1 चैनल था तमिलनाडु का, किस तरह से उसको जबरदस्ती ये लोग उसका 1.5 साल से रोके हुए थे, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होने दे रहे थे, और किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है। तो इस तरह बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव, 2022 विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी की ओर से, खासकर अखिलेश जी की ओर से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए चुनाव की निष्पक्षता को लेकर। कई जगह पर ड्रामेबाजी भी देखने को मिली, कहीं पर ईवीएम की गाड़ी को रोकने की कोशिश हुई। क्या अदालत में आप टिक पाए, आपके तथ्य टिक पाए? देखिए,
मेनका जी, जिस तरह से ये लोग दादागिरी करते हैं चुनाव में, आपने देखा होगा रामपुर के चुनाव में किस तरह से प्रशासनिक और पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। ये पूरा वीडियो फुटेज जारी हुई, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो मुख्य सचेतक विधानमंडल के मनोज पांडे जी द्वारा और उनके कई विधायकों के द्वारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जाकर के निवेदन किया गया कि वहां फोर्स भेजिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ? तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये दादागिरी से सरकार चलाते हैं। वो कहेंगे कि हम मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, आपको जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। इस तरह से देखिए, एक लिमिट होती है हर चीज की, और जनता इस चीज को देख रही है, और जनता 2024 का मौका देख रही है जब इनको धीरे से इनके पीछे से तो आप ये कह रहे हैं अशोक जी, आप ये कह रहे हैं कि मशीनरी बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, आप ये कह रहे हैं कि अदालतें भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, चुनाव आयोग भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो फिर अदालत का नाम नहीं लिया, मैं अन्य अदालत का नाम तो मैंने तो यही सवाल किया था ना कि आपकी जो शिकायतें हैं, जो आरोप लगा रहे हैं और पहले भी लगाते रहे हैं, आपने अदालत का रुख किया क्या? मैनपुरी का भी जरा जान लिया जाए कि मैनपुरी में भी क्या यही हुआ था, दुरुपयोग हुआ था क्या ईवीएम का? मैनपुरी में वहां पर दुरुपयोग हुआ था इतना ज्यादा सुनिए, जब बिल्ली जो है दूध से जल जाती है ना, तो छाछ भी फूक फूक के पीती है। जब हम लोगों के साथ इतना अच्छा, जब आप पे बीते तब कुछ नहीं है, दूसरे के लिए आप कहावतों का जिक्र करेंगे। अनुपम जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। मैनपुरी के चुनाव में जिस तरह से एक जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों को आनंद फानंद में वहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या इसको प्रशासन इग्नोर कर सकता है? चलिए, अब 5 मिनट बचे हुए हैं। नहीं, इतना तनाव मत लीजिए, 5 मिनट बचे हैं मेनका। जाहिर तौर पर अब 5 मिनट बाद तस्वीर साफ भी होने वाली है, और काफी कुछ तस्वीर हम साफ भी कर चुके हैं। वाकई 21 मिनट पहले हमारे सहयोगी शबाब ने सभी तारीखें ऐलान कर दी। उन्होंने बता दिया कि 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी, 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, 13 मई को काउंटिंग हो जाएगी। यानी कि 13 मई को यह साफ होने लगेगा कि शहर की सरकार किसकी बनने वाली है, किसका परचम है शहर की सरकार में ज्यादा लहराने वाला है। 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा नामांकन, नॉमिनेशन। 11 से 17 अप्रैल तक पहले चरण का नॉमिनेशन होगा, और उसके बाद शुरू होगा दूसरे चरण का नॉमिनेशन। 18 अप्रैल को पहले चरण के नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी, जबकि 18 से 24 अप्रैल तक दूसरे चरण का नॉमिनेशन होगा, और 25 अप्रैल को उसकी स्क्रूटनी होनी है, और उसके बाद 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 9 मंडल में वोटिंग होनी है। 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, उसमें भी 9 मंडल की। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही देर में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। सिर्फ 4 मिनट 47 सेकेंड यही वक्त रह गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है राज्य निर्वाचन आयुक्त की लखनऊ के दफ्तर में, और वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है। 13 मई को निकाय चुनाव में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगेगी। हर चरण में 9 मंडल में चुनाव होने हैं। कुछ ही देर में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वही तारीखें जो हमारे सहयोगी ने अब से लगभग 20 मिनट पहले ही हमारे सभी दर्शकों को बता दिया था कि कब कब वोटिंग होनी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण तारीखें हैं, चुनावों से लेकर के चुनाव से जुड़ी होने वाली तारीखें। और 4 मिनट 12 सेकंड का वक्त रह गया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। अनुपम, जाहिर तौर पर बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, और अब यहां पर उत्तर प्रदेश एक बार फिर निकाय चुनाव के घमासान के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जाहिर तौर पर सिर्फ 7 बजने के बाद आयोग की ही जिम्मेदारियां नहीं बढ़ जाएंगी, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की और सियासी दलों की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि मेनका वक्त काफी ज्यादा नहीं है, और इसी में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कैंडिडेट भी सिलेक्ट करने हैं, प्रशासन को तमाम जो कोड ऑफ कंडक्ट के नियम होते हैं उनका इंप्लीमेंटेशन करना होगा। तो अब जाहिर तौर पर, क्योंकि आज 9 तारीख है, और जिस तरीके से 1 महीने के भीतर ही सारी चीजें यहां पर होनी हैं, तो अब यहां पर वक्त काफी कम है। और 7 बजे के बाद से आप देखेंगे कि बहुत सारी तस्वीरें, जब ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो आयोग की जिम्मेदारी हो जाएगी बहुत सारी चीजों पर। यानी कि सरकार को भी अगर कोई फैसला लेना है तो बिना आयोग की परमिशन के कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। जो अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के जो तबादले होते हैं, जिनको हम अक्सर देखते हैं, वो भी आयोग की परमिशन के आधार पर ही ये तबादले यहां पर किए जाएंगे। साथ ही साथ जो चुनाव प्रचार की सामग्री या बाकी चीजें जो जिलों में लगाई जाती हैं, उन सारी चीजों को फिलहाल हटाया जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में आएंगी। और इसलिए इन सारी चीजों पर सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। बिल्कुल, और 2 मिनट 41 सेकंड रह गया है वक्त। ये फासला
जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, तारीखों का ऐलान होगा और इसी के साथ चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही बहुत कुछ बदल जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों की तमाम जो बागडोर है, जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग के पास होगी कि किसे कहां पर तैनात करना है, किसका तबादला कहां करना है, किस तरह से काम लेना है, ये तमाम जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की हो जाएगी। 4 मई और 11 मई को वोटिंग होने हैं। 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आज 9 अप्रैल है। 1 महीना और कुछ दिन और जब शहर की सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी पूरी तरह से कि किसका दबदबा है। अगर अभी की बात की जाए तो ज्यादातर जगहों पर बीजेपी का दबदबा है, मेयर पद की बात करें या फिर नगर पंचायतों की बात करें। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का दावा मजबूत है। इस बार इनका कहना है कि उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर रखी है। इस लिहाज से भी 2024 का चुनाव सामने है और उससे पहले लिटमस टेस्ट की तरह इस चुनाव को लिया जा रहा है। तो तैयारियां पूरी होने के दावे सभी दलों की ओर से किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 3 अहम मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने का मन बनाया है, जो रणनीति बनाई है। जिस तरह से उनके प्रवक्ता ने बताया कि जो 3 मुद्दे हैं उनमें है सांड, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं बात की जा रही है लोकल स्तर पर, अभी आज आंदो पता नहीं वो कि जो व्यापारी हैं, व्यापारियों का शोषण हो रहा है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो व्यापारी है वो नाराज हैं, इसका फायदा समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिल सकता है, ये दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से दावा है कि उन्होंने हर क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या लोकल स्तर की सरकार हो, सभी ने प्रदेश के विकास में अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी निभाई है, जिसकी वजह से इसका फायदा इस बार के इलेक्शन में भी बीजेपी को मिलने वाला है। ये दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, तैयारियां क्या है, रणनीति क्या है? बातें बहुत हो गई, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले एक सवाल, पहले समाजवादी पार्टी की ओर से आरक्षण की सूची को लेकर के सवाल उठाए गए, अदालत में गए, आयोग बना, आयोग ने एक सूची जारी की, उसमें भी परेशानी, समाजवादी पार्टी ने अपनी शिकायत रखी और उसके बाद अब जाकर चुनाव का रास्ता साफ हो रहा है। तो अब जाकर चुनाव का रास्ता साफ हो रहा है, तो पूरी तैयारी हो गई है। समाजवादी पार्टी आज कोई नई डेट आने के पहले नहीं तैयारी शुरुआत की। समाजवादी पार्टी 6 महीने से निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी उसकी लगभग मुकम्मल हो चुकी है। बस खाली हमें कैंडिडेट की घोषणा करनी है। और जमीनी स्तर पे हमारे सांगठनिक स्तर, जैसा कि आपको पता होगा, समाजवादी पार्टी का सांगठनिक स्तर बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जितना मजबूत है उतना बहुत ही बिरले पार्टियों का मजबूत है उत्तर प्रदेश में। तो हमारे स्तर बूथ लेवल से लेकर के जिले लेवल तक पूरी तैयारी है, पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी है। और हम लोग जल्दी ही कैंडिडेट्स की भी घोषणा करने वाले हैं, जो कैंडिडेट पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, जो जिनका जनता में बेहतर छवि है। और जितने भी ठीक है, बने रहे हमारे साथ। तो बस कुछ पल और, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है। 4 मई को पहले चरण में वोटिंग होगी, जबकि 11 मई को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। 13 मई से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, हमारे सहयोगी शबाब ने अब से 21 मिनट पहले ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी है। सबसे पहले न्यूज 18 ने ये तारीखें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और अब निर्वाचन आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इस पर मुहर लग जाएगी। कुछ ही पल में चुनाव के ऐलान को लेकर, तारीखों के ऐलान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी राज्य में लागू हो जाएगा। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। हर चरण में 9 मंडल में चुनाव होने हैं। इस तरह से 2 चरण में 18 मंडलों में चुनाव होंगे। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही पल में शुरू होने वाली है। तो बस चुनाव की तारीखों के ऐलान की अब बारी आ गई है। 11 अप्रैल से नॉमिनेशन फाइल करना शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण के लिए 11 से 17 अप्रैल के बीच नॉमिनेशन फाइल होना है। 18 तारीख को उसकी स्क्रूटनी होगी। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो 18 से 24 अप्रैल तक नॉमिनेशन फाइल करना है। 25 तारीख को उसकी स्क्रूटनी होनी है और उसके बाद चुनाव शुरू हो
तो यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं, 4 मई और 11 मई को। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बस कुछ ही देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तारीखों का ऐलान करेंगे। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, बस कुछ पल और उसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी लगभग जारी कर दी गई है। साफ तौर से देखिए, जरा सा कैमरे को जूम करेंगे तो ये चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस